नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है और आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं और आरएलपी के संस्थापक हैं। 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद के लिए चुने जा चुके हैं। नमस्कार हनुमान बेनीवाल जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुरू से शुरू करते हैं जी। बेनीवाल जी, पहली बार आपने कब सोचा था कि आपको नेता बनना है? एक्चुअली आपके पिता 2 बार विधायक रहे हुए हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि आपको राजनीति विरासत में मिली थी? मैं 1985 के अंदर 9th क्लास के अंदर एडमिशन यहाँ जयपुर हो गया। मेरे फादर जब दोबारा विधायक बने, 5 चुनाव उन्होंने लगातार लड़े, 2 जीते और 3 मार्जिन से चुनाव आ रहे। वो जब लोकदल जनता दल का अंतिम दौर था तब भी वो इस पार्टी से लड़े लास्ट, और छठा चुनाव जो 1998 का था तब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे और उनकी चुनाव के दौरान डेथ हो गई। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लेकिन समय पे सिंबल नहीं दिया पार्टी ने। आपसी खांसी जो खींचतान इनकी थी, उसकी वजह से मैं 1998 का चुनाव नहीं लड़ पाया। अच्छे वोटों से 98 के अंदर जीतता। तो फादर का लंबा राजनीतिक जो जीवन था, 1959 के अंदर जो पंचायत राज की स्थापना हुई, सरपंच बने पंचायत के और लंबे समय तक सरपंच और महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव के मार्केटिंग बोर्डों के चेयरमैन रहते हुए वो लगातार 2 बार विधायक बने। और जब मैं यहाँ स्कूल के अंदर आया, मैं हमेशा उनके बहुत करीब रहता था और मेरी शुरू से जब मैं स्कूल में पढ़ता था ये इच्छा थी कि कॉलेज स्कूल के चुनाव हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो। तब हमें यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट मिलते थे उस जमाने के, तो उनसे हम बड़े प्रभावित होते थे कि हमें यूनिवर्सिटी की राजनीति भी करनी है और उसके बाद युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ करना हमें और राजनीति के अंदर जाना। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि राजनीतिक परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, मैंने पिताजी का हमेशा कहना माना। जब 1998 में जब मैं यूनिवर्सिटी का निर्दलीय अध्यक्ष बना था, तब मेरे फादर बीमार थे एसएमएस अस्पताल के अंदर। तब मेरे फादर ने मुझे एक ही बात कही थी। उस समय कांग्रेस पार्टी मुझे एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना रही थी 97-98 के दौर के अंदर, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैं बीजेपी के अंदर हूँ, तू बीजेपी नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ रहेगा। तो पिताजी की आज्ञा मानते हुए उस समय बीजेपी मेरे को जयपुर का आसपास टिकट और दे देती। फादर मुंडवाज लड़ते, यहाँ तो जाट चेहरा ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी के बाद। नागौर मारवाड़ के अंदर जाट समाज में अगर इस पार्टी को कोई लेके गया तो मेरे पिताजी थे, जिन्होंने उस समय 95 के अंदर बीजेपी ज्वाइन करके और हजारों की संख्या में जो स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा थे उनके मुकाबले उन भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ कमल के फूल को लोग जानते नहीं थे। नाथूराम जी इसको सत्यानाशी का फूल कहते थे और पिटवाते थे इनके प्रचारकों को, दूसरों को। उस समय मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया था और पिताजी के कहने से ही मैं बीजेपी के अंदर रहा। निर्दलीय अध्यक्ष होते हुए भी भाजपा का मैंने दामन थामा था। जी। तो आप बीजेपी के टिकट से पहली बार विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में आपने अपनी पार्टी बनाई आरएलपी। क्या कारण रहा? आपको क्यों लगा कि अब अपनी पार्टी बनानी चाहिए और ऐसा कब लगा आपको? 2008 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा। मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि 3 में जब मैं विधायक हार गया तो जो लोकसभा का चुनाव था 2004 के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो वसुंधरा जी के विरोधी थे, चाहे संघ के नेता थे, चाहे भैरू सिंह जी थे, ये सब चाहते थे कि मैं लोकसभा चुनाव में उनकी मदद करूं, बीजेपी की सीट निकले और उसके बाद में वापस बीजेपी के अंदर इनके साथ काम करूं। और मैं इनके झांसे में फिर आ गया। सब वसुंधरा और ये सारा जो सिस्टम था इनके झांसे में आके और मैंने भाजपा जो 2004 का चुनाव तो बीजेपी का प्रचार किया और इनका भंवर सिंह डांगाबाज थे उनको एमपी बनवा दिया। और उसके बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन, जीवन गोदारा हत्याकांड, जो अनंतपाल उसम पिक्चर के अंदर ये मामले आए थे, उसको लेकर मैं बीजेपी में रहते हुए भी वसुंधरा जी के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलता था और हमेशा मेरी बात कहने का प्रयास करता था। इसलिए मैं 8 में निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन इन सब लोगों ने कहा, संघ भैरू सिंह जी जो मैडम का विरोधी खेमा था, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ लड़ो चुनाव, ठीक नहीं है, पर आपके पिताजी जब भाजपा के अंदर आए तो आपको लड़ना चाहिए। लोगों को भी कहा ठीक है, अपन बीजेपी अपनी पार्टी अपन रहे। 98 में पर्चा खारिज हुआ, 3 में काट दिया, फिर अपन 4 में आए। और डांगाबाज वगैरह ये पुराने जो फादर के मित्र थे ये सब चाहते थे कि मैं बीजेपी से लड़ूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। निर्दलीय जीता मैं 45,000, 25,000 जीता। और बीजेपी से जीतने के बाद
जब मैं आया तो दो खेमे हो गए थे, वसुंधरा नेता प्रतिपक्ष बनी और वसुंधरा जी को हटाने के लिए बीजेपी का एक गुट पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ था और उन गुट के नेताओं के साथ में मिल गया और वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष हटाने के लिए मैं उस गुट के साथ दिल्ली भी जाता था, यहाँ प्रयास करता था और मैं फिर कई लोग पर्दे के पीछे लड़ते थे, आक्रामक रूप से आ गया, बयानबाजियां हुई, लड़ाई झगड़े हुए और उस समय फिर दारिया एनकाउंटर का जो मामला था उसको भी मैंने हाथ में लिया और सारा लेके फिर विधानसभा में सड़कों पे मोर्चा खोला वसुंधरा जी से और उनकी टीम के खिलाफ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया, बाहर निकाल दिया और फिर मैं लड़ता रहा। 13 के अंदर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त हुई थी और 8 में कांग्रेस की भी मेरे सामने जमानत जब्त थी। 2 बार बसपा उम्मीदवार मेरे सामने उस समय 8 और 13 में कंटेस्टिंग वो थे, ये 3 से 4 नंबर पर थे दल और 13 के बाद जब मैं निर्दलीय जीता उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी मुझे टारगेट करती थी और मैं लड़ता था। 15-14 के बाद मैंने सोचा कि अपना जीवन राजस्थान के जवानों के किसानों के काम आना चाहिए। विधायक अपन 2 बार रह गए, खूब संघर्ष कर लिया तो मैंने हुकार रैलियों के माध्यम से नागौर के अंदर बड़ी हुकार रैली करी जिसमें मुद्दे रखे थे किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और किसान कर्ज माफी और इसमें मैंने आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत कायस्थ को भी आरक्षण देने की पैरोकारी करी मैंने 2015-16 और जो 5 हुकार रैलियां हुई मेरी नागौर के बाद बाड़मेर जिसमें 7 लाख लोग थे, नागौर में 5 लाख लोग, फिर बीकानेर और जब हम सीकर के अंदर रैली कर रहे थे 18 के अंदर उस वक्त वसुंधरा जी ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हाउस पावर की बिजली माफ की, 50,000 रोजगार, 50,000 का कर्जा माफ किया था। ये 18 का जो मेरा संघर्ष था उसके बाद 18 में जयपुर के अंदर ही 4 से 5 लाख लोगों की मौजूदगी के अंदर मैंने नई पार्टी का निर्माण किया और उस वक्त मैंने कहा था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसानों के साथ सत्ता छोड़ के हमेशा सड़कों पर रहेगी। 18 में मैंने नई पार्टी का निर्माण किया। तब तक मैं 8, 13, 18 तीसरी बार चुनाव बाद में जीत गया था। मैं 18 के अंदर 3 MLA मेरे पार्टी का है और उसके अंदर मैं खुद भी 18 में विधायक चुन के आया था। और उसी के साथ में आपने एक बार एक NDRL के का भी आपके साथ में एक जुड़ाव रहा। NDRL जो एक पार्टी किरोड़ी लाल जी और PS संगमा जी के साथ। हाँ, उसके साथ में भी आपने डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी और हम 2010 से ही मतलब साथ रहे और क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मीणा अच्छी तादाद में वोटर है तो मीणाओं से मेरा बड़ा लगाव हमेशा रहा। मीणा कम्युनिटी मेरे साथ भी रही, मीणा, गुजर, SC, मुस्लिम ये तबका हमेशा मुझे यादव सपोर्ट करते थे। और डॉक्टर साहब जब लड़ रहे थे गहलोत के खिलाफ, वसुंधरा जी खिलाफ मोर्चा खोला तो मुझे लगा कि हम दोनों मिलकर लड़ें, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी ये संभालेंगे, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जो मैं संभालूंगा और मिलकर हम कुछ करेंगे। तो उनकी जो पार्टी थी राजपा पार्टी के साथ मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन चुनाव 13 का मैंने निर्दलीय लड़ा था और उसके बाद भी 13 से 18 का जो दौर था, 10 से 13, 13 से 18 बहुत से आंदोलन किरोड़ी लाल जी और हमने राजस्थान के अंदर अलवर से लेकर बाड़मेर तक साथ साथ किए और लंबा जुड़ाव मेरा रहा। लेकिन 18 के अंदर डॉक्टर साहब फिर मुझे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर वापस चले गए थे। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। अगर उस समय घनश्याम जी तिवारी, किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल तीनों एक साथ रहते, घनश्याम जी ने पार्टी बनाई थी, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, लेकिन हम तीनों एक साथ रहते और लड़ते तो 50 विधायक हमारे राजस्थान के अंदर आते थे। जनता चाहती थी कि किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी, हनुमान बेनीवाल एक साथ खड़े दिखें और हम इनको वोट दें। और जैसे ही डॉक्टर साहब हमें छोड़ के गए, घनश्याम जी ने अलग चुनाव लड़ा, मैं अलग थलग पड़ गया था, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, नई पार्टी बनाना आपको पता फाइनेंशियल कितने क्राइसिस होते हैं, लेकिन फिर भी हम लड़े। 3 विधायक मेरे आए थे, डॉक्टर साहब बीजेपी के अंदर चले गए। वो सही डॉक्टर साहब को भी इस चीज़ का पछतावा होता होगा कि उसी पार्टी में वापस गए जिस पार्टी ने बार बार उनका तिरस्कार किया, अपमान किया। 18 के अंदर वो कैसे चले गए, मैं बहुत अचंभित था। उन्होंने मुझे कभी ये बीजेपी ज्वाइन करने की बात भी नहीं करी, लेकिन एकदम से 18 मुझे तो पता भी नहीं कि जा रहे हैं। हम साथ बैठे थे, विधानसभा में गया, पता लगा किरोड़ी लाल जी वसुंधरा जी के साथ चले गए। वो उनके जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट था। और राजस्थान की जनता 18 के अंदर ये बिल्कुल जिस तरह कमर टूट जाती है, राजस्थान की जनता ने सोचा इनका तो मोर्चा बिखर गया, इसलिए मेरी भी 3 सीट आई और घनश्याम जी 0 पर सिमट गए।
अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा जी अभी कृषि मंत्री हैं इस मौजूदा सरकार में, और अभी जो नकली खाद भी इनको लेकर के जो छापेमारी का जो उनका चल रहा है, उसमें भी कई सवाल खड़े हुए हैं। एसीबी का मामला भी दर्ज हुआ है। उस कार्रवाई को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री और किरोड़ीलाल मीणा की लड़ाई चल रही लंबे समय से जी। मेरा भी सेम झगड़ा चल रहा, चूंकि मैं तो बाहर हूं, वो अंदर है। मैं डॉक्टर साहब को एक बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप अंदर झगड़ा भी कर रहे हो और अंदर भी हो। आप छोड़ो भारतीय जनता पार्टी को, क्या पढ़ा, क्या दिया आपको बताओ। कृषि मंत्री मिनिस्टर तो आप पहले ही रह गए थे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीज, ये तो एसीबी की कार्रवाई 100% सही है जी। इसको गलत तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि एसीबी ने लंबे समय तक फोन सर्वेलेंस पे रखे और बीज निगम का जो अध्यक्ष बना रखा वो तो 8वीं फेल बता रहे हैं, और वो 3 करोड़ का पहले ही गबन घोटाला करके भाग चुका। ये जो टीम है सारी, जो मीडिया ने ये कल एसीबी का मैं देख रहा था, सारा मीडिया के अंदर जो बात छपी थी, निश्चित रूप से एसीबी ने इन लोगों को पकड़ा। अब इसमें एसीबी आगे बताएगी किस तरह का हो सकता है। बाकी किरोड़ीलाल जी के साथ मैं जब लंबे समय, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आदमी इस तरह बीज, खाद और ऐसे मामलों में पड़ सकते हैं। बाकी तो देखो, पूरी बात का खुलासा होने के बाद ही कह सकते हैं। मैं तो कैसे क्लीन चिट दे दूं या मैं कैसे कह दूं। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि हमने हमेशा आरोप लगाए, के बिश्नोई, आपका कन्हैयालाल, यूडीएच, प्रेमचंद बेरवा, जोगाराम पटेल, दूसरे बेडम, इन मिनिस्टर पे जो सीएम के चारों तरफ आसपास रहते हैं, कई लेटर लिखे, तो इनका तो किसी का फोन सर्वेलेंस नहीं रखा। क्या सिर्फ कृषि मंत्रालय दिख रहा था आपको सीएम को? अगर इनमें भी फोन सर्वेलेंस पे रखे जाते तो निश्चित रूप से बहुत बड़े भ्रष्टाचार की परतें खुलती। और तो और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, 0 टॉलरेंस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक 40% रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जब बीएपी का पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जो 3 विधायक स्टिंग में आए, उसमें खींवसर का विधायक था, उसमें आपका बयाना से, हिंडोन से, तो उस पर बीजेपी मौन हो गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि ये तो स्टिंग ही गलत है। किस तरह की बात आप कर रहे हो? एक तरफ तो कोई आदमी उसका पीछा करके उसको आप टारगेट करके खत्म करने को चल रहे हो, और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं उनकी आप पीठ थपथपा रहे हो। ये मेरे कहानी समझ में नहीं आ रही। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि सारे जो लैंड फॉर लैंड कांग्रेस ने चलाया कि जमीन आसपास सरेंडर करा दो जयपुर के, और जयपुर में 1 लाख रुपए गज की जमीन उसको दे दो, लैंड फॉर लैंड। तो बीजेपी ने उस वक्त आंदोलन किया राजस्थान के अंदर कि हमारी अगर सरकार आई तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। कोई जांच नहीं हुई। लैंड फॉर लैंड के अंदर प्रमोद शर्मा जो सीएम के अपना आपको रिश्तेदार कहते हैं तथा, या तो सीएम को कहना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार नहीं है, और या फिर कहना चाहिए कि रिश्तेदार। तो प्रमोद पर कितनी एफआईआर दर्ज हुई बताओ? प्रमोद पकड़ा नहीं जा रहा, उसमें इनाम घोषित नहीं हो रहा, और हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं उनको 5-5 हजार का इनाम घोषित कर दिया। बताओ बच्चों पर ये कौन सी व्यवस्था भाई राजस्थान के अंदर? हमें तो समझ में नहीं आ रही है। और एसआई भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं पे भी, और मिड डे मील के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर किए। और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, पेपर लीक और दूसरे जो भ्रष्टाचार हुए, गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस वक्त सारे एमएलए सुपर सीएम थे, तो उसकी वजह से भारी भ्रष्टाचार सारे विधायक और मंत्री कर रहे थे। तब बीजेपी कह रही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी नौजवान बेकाम आया और बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को सत्ता में लाया। हमारी सीट 1 हो गई 3 से, और उसके बावजूद 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। मैं जोशी गिरफ्तारी एक जरूर हुई है आपकी जेजेएम के अंदर, लेकिन एसआई भर्ती, बड़े आरपीएससी, शिव सिंह राठौड़ को भी गिरफ्तार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही संघ का एक धड़ा जो क्षेत्रीय युवक संघ के नाम से जो चलता है, उन्होंने दबाव बनाया, बीजेपी के उनके समाज के नेताओं ने दबाव बनाया, छोड़ो इनको, हाथों हाथ शिव सिंह जी को छोड़ना पड़ा। अगर शिव सिंह को पकड़ के उसका रिमांड लेते तो निश्चित रूप से कांग्रेस के उन नेताओं का नाम आता जिन्होंने अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को आरएस और आरपीएस बनाया था। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की, उनकी भी भाषा जो है वो आपको लेके ज्यादा हमलावर अभी इन दिनों रही है।
तो आपको इस जुबानी हमलों पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तो हर कोई सोचता है कि मैं हनुमान जी पर आरोप लगाऊंगा मुझे पॉपुलरिटी मिलेगी, और दिल्ली वाला खुश होकर हनुमान जी से लड़ रहा है, और भजनलाल जी खुश हो, हाँ सभा तो हनुमान के खिलाफ बोल रहे हो। वो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद गोली लेकर सो जाते हैं, नींद डरते बहुत हैं। बच्चों ने छोटा सा हल्ला किया, उसमें मदन जी क्या स्थिति होगी बताओ, क्या कह दिया कि मुझे जान से मरवाना चाहते हैं, मुझे जान से मारे। मेरे उनसे अच्छे रिश्ते रहे, हमेशा खराब रिश्ते नहीं रहे। उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करा रहा हूँ मदन जी? मोदी जी कह रहे हैं कि जहां भी करप्शन हो आप जांच कराओ, तो आप तो खुद सारे भ्रष्टाचारियों को, कल आप देखा हो महादेव पौड़ा तो उनको बधाई दे रहा था, आप तो सोने चांदी के गिफ्ट ले रहे हो, मोदी जी कह रहे मत लो। तो क्या आपका रवैया क्या है भाई? 3 बार तो जीते हो, 2 बार विधायक, 1 बार MP रहे हो, वो भी दिल्ली वालों की मेहरबानी से। आपने फार्म भरा बीजेपी के खिलाफ और आपने बार्गेनिंग की, दिल्ली वालों का आपको ओब्लाइज करेंगे फार्म उठाओ, फार्म आपने विड्रॉ किया, उसके बाद आपको इनाम मिल गया। आप जन नेता थोड़ी हो। अभी कहते निर्दलीय चुनाव लड़ो, 2000 वोट आएंगे इनके, निर्दलीय 2000, कमल के फूल के ये नेता है। ये जन नेता नहीं है। जन नेता वो होता जो जिधर चलता है उधर जनता चल पड़ती है। तो जन नेता तो राजस्थान में बहुत कम हुए, और बहुत कम बच्चे हैं जन नेता राजस्थान के अंदर। तो शायद आपका ये रुख जो है इसी की वजह रही क्या कि आपकी जो सिक्योरिटी थी उसमें कट कर दिया गया? बीजेपी बहुत परेशान है मुझे लेके कि इतना पॉपुलर क्यों है, और ये पॉपुलरिटी देश के अंदर जो बढ़ रही है। मैंने सुरक्षा नहीं मांगी थी, सुरक्षा अपने आप दी। डीजी इंटेलिजेंस ने फोन किया कि आपको बड़ा थ्रेट है, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा भजनलाल से सुरक्षा, जिससे मैं लड़ रहा हूँ उसे सुरक्षा कैसे मांग सकता हूँ? ये नैतिक दायित्व भी मेरा नहीं, जिससे मैं लड़ूं उससे सुरक्षा मांगू। नेताओं को देखता हूँ कि दिन में बयान खिलाफ देते हैं, शाम को सीएम के पास जाकर कहते साहब मुझे बड़ा बंगला दे दो, मैं तो आपका भाई हूँ, वो बयानबाजी हो, ऐसे करते हैं लोग। और सीएम खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस के नेता मेरे पास रात के अंदर आते हैं। तो मैंने सुरक्षा ने तो मांगी, हटाई, इनकी मर्जी। एक PSO मेरे पास है अभी जो MLA MP का होता है, उसको भी मैं आजकल के अंदर यहाँ से रिलीव कर दूंगा, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का जवान हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा करेगा, और मैं सरकार की सुरक्षा का मोहताज नहीं हूँ। अच्छा बेनीवाल जी, एक बार फिर से अतीत में चलते हैं। 2019 का जो चुनाव था उस वक्त आपने मोदी सरकार का समर्थन किया था, और आज आप केंद्र सरकार के तीखे आलोचक हैं। तो ये क्या ये पॉलिटिकल स्टैंड है या किस तरह की चीज है? देखिए 19 के अंदर 18 में बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस पार्टी को 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले से बीजेपी से। बीजेपी के नेता मेरे पास आए कि आप हमसे अलायंस करो, तो मैंने कहा बात कर लो, आप लोग क्या चाहते हैं? लोगों को पूछा, लोगों ने कहा अपने को करना चाहिए। इन्होंने 2 सीट की बात करी, बाड़मेर नागौर, फिर इनकी नीयत बदल गई। इन्होंने कहा कि बाड़मेर में ऐसा करो, वसुंधरा जी किसी और को चाहती है, आप अपना कैंडिडेट आप बताओ। 2 नाम मुझे बताया कि इनमें आप किसको पसंद करते हो, सिंबल हमारा रहेगा कमल के फूल का। तो मैंने नाम बताया इनका, वो नाम डन हो गया। मुझे जो मेरी पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा था, 14 में निर्दलीय MP के चुनाव में लड़ा था, जिसे बीजेपी जीत गई, बीजेपी का जीतना मत था ही नहीं। तो फिर मैं इनके साथ आया और मैंने इनका 10 लोकसभाओं में प्रचार किया। उनकी सारी जो कमजोर सीटें थी, जोधपुर, बीकानेर, तमाम सीटें राजसमंद ये निकली अच्छे वोटों से। और मैं जब दिल्ली चुन के चला गया तो मुझे लगा कि NDA LI जो छोटे दल है उनके साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं। और किसान आंदोलन जब चल रहा था, तीनों कृषि बिल आए, तब हमने प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, मेरे इनसे अच्छे संबंध रहे सबसे। मैंने कहा साहब ये कृषि बिलों पर आपको विचार करना चाहिए, आप इस तरह मत करो, कम से कम अपने NDA के साथियों को तो पूछो जो किसान राजनीति करते हैं। इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो मैंने NDA छोड़ा। पहला जो बॉर्डर जाम मैंने किया था, लेकिन गृह मंत्री ने उस समय कहा कि आप एक बार मेरे कहने से वापस चले जाओ, तब मैं आ गया था वापस। 10 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया, और उस दरमियान कांग्रेस के और कॉमरेड कुछ लोग जब वो बंद था ना, उसमें जाके आगे बैठ गए कि हनुमान जी वापस आएंगे, उससे पहले आगे फोटो हमारी आ जाए आगे बैठने के लिए। कुछ लोग अशोक गहलोत नहीं कहते तुम जाओ जल्दी बैठो, हनुमान वापस जाएगा तो कैमरे फोटो तुम्हारी होनी चाहिए, आगे कौन बैठा। क्रेडिट लेके मैं यहाँ से लाख लोग लेके गया, तो लड़कों ने कहा उनको उखाड़ के फेंकेंगे जो आगे बैठे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना, अपने जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ, अपना मकसद दूसरा। और मैंने देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन किया, पहला व्यक्ति हूँ जो RLP के झंडे के साथ किसान आंदोलन में सरकार का विरोध कर रहा था। और 70 दिन लगातार मैं उस ठंड के अंदर उस बॉर्डर पर बैठा रहा,
और आखिर हम सब लोगों की जीत हुई और उसके बाद बस आगे की राजनीति हम करते रहे। तभी हमने ये कहा था कि कांग्रेस बीजेपी के बिना अलायंस के हम चुनाव लड़ेंगे और तभी हमने लड़ा, जो भी सफलता मिली। आजाद समाज पार्टी से मेरा अलायंस था, तो मेरे अच्छे रिश्ते, 13-14 लाख वोट हम दोनों को मिला के यहाँ मिले थे, एक सीट आई थी। और लोकसभा 24 का जो चुनाव था, 20 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें आपने इंडिया अलायंस के साथ में कोलैबोरेशन किया था इलेक्शन से पहले ही, जो सीट्स आ जा रही। अच्छा, उसका असर भी दिखा, बीजेपी 11 सीटें हारी, है ना। तो लेकिन वही इंडिया अलायंस जब अपनी मीटिंग्स कर रहा था तो आपको कभी उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया भी नहीं? इंडिया अलायंस ने भी मेरे साथ धोखा किया। कांग्रेस पार्टी, जैसे बीजेपी ने बाड़मेर की सीट मेरे से ले ली, 2 का कह के 1 पे कर दिया। और चूंकि आदमी जब समझौता करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो फिर पब्लिक में मैसेज चला जाता भाई इनसे इनका अलायंस होगा, फिर हम एक एक सीट के लिए नहीं लड़ते। इंडिया अलायंस ने क्या किया कि बाड़मेर का जो मेरा उम्मीदवार था, आरएलपी 2 बार लड़ा, उसको कांग्रेस ज्वाइन कराई। कुछ नेताओं ने, कुछ नेता चाहते थे अलायंस हो, कुछ चाहते थे अरमान को बिना अलायंस करके और फ्री कर दो। उनको मेरे से झगड़ा था, किसी और से नहीं। फिर भी मैंने इंडिया अलायंस का प्रचार जहाँ मैं कर सकता था और इनके साथ में चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट हारी। कई लोग सोशल मीडिया भी डालते हैं कि हनुमान जी तो पाली में प्रचार किया, कांग्रेस जीती तो नहीं। लेकिन पाली में जहाँ मैंने सभा करी थी भोपालगढ़ के, वहाँ 30,000 की बढ़त है कांग्रेस पार्टी की। 7 में हारी थी कांग्रेस और एक जगह 30,000 की बढ़त थी। मैंने अशोक गहलोत के बेटे का प्रचार किया, जहाँ 2 जगह मेरा हेलीकॉप्टर उतरा था, वहाँ दोनों ही जगह उसकी लीड बढ़ी। अब मैं ये कह दूं पूरे राजस्थान में मेरी लीड चल रही, वहां तो चली नहीं, कुछ समय लगेगा। राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है। लेकिन 11 सीट जीता के, और कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती और हमें संसाधन देखिए, कोई गाड़ी लेकर जाने से रहा, कोई हेलीकॉप्टर उस समय इन्होंने दिए नहीं। हम भी फंसे हुए थे चुनाव के अंदर, ये तो झगड़ा कर रहे थे नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी जाएंगे तो राहुल गांधी को लगेगा हनुमान जीता रहा सीटें, इसका कद बढ़ जाएगा, तो ये आपस में ही लड़ते रहे। नहीं तो 5 सीट और आती, 11 और 5 16 सीट होती ये। और उसके बाद इंडिया अलायंस वालों ने मेरे साथ क्या बताओ, जब मैं उपचुनाव हुआ क्यूंसर का, तो कांग्रेस और बीजेपी ने एक कमरे में बैठ कर तय किया कि भाई भजन लाल जी को बचाना है, 3-4 टिकट आप ऐसे दे दो जहाँ आराम से आपकी जमानत जब्त हो जाए। कांग्रेस ने कहा साहब आप तो हमें पेपर लीक में मत पकड़ो, ये लो टिकट दे दी, जिसमें खींवसर की टिकट थी। 5,000 वोट आए कांग्रेस के। इतनी बड़ी फजीती कांग्रेस पार्टी की हुई, फिर भी कांग्रेस ही कह रहे हैं। इंडिया अलायंस के अंदर जैसे अभी महिला आरक्षण पे इनका स्टैंड था, मैं इनके साथ था जी। हम चाहते थे कि जनगणना करा के ओबीसी को आरक्षण देने के बाद महिला आरक्षण लागू, हम ये चाहते हैं। और दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया अलायंस को ही वोट हमने दिया था जी। लेकिन इंडिया अलायंस जो है, कांग्रेस पार्टी आप बिहार यूपी से लेकर देख लो, यूपी में सपा के खिलाफ लड़ रही है, आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़ रही, पंजाब, दिल्ली, सब जगह आपका अभी देखिए आप इनका केरल कम्युनिस्टों के खिलाफ, बंगाल ममता के खिलाफ, राजस्थान में आरएलपी के खिलाफ। तो इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता अच्छी नहीं कि नए दल आ गया है, मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं। तभी तो सत्ता में नहीं इंडिया अलायंस। उस वक्त अगर ढंग से बैठ के बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो 240 पाई है वो 200 पे आ जाती, पूरी सरकार में आ जाते हैं। इनकी नीयत में खोट है। और ये तो राहुल गांधी जी तो शायद इंडिया अलायंस के नेताओं को जानते भी नहीं होंगे पूरा, इंडिया अलायंस कौन, ऐसे नाम है इंडिया अलायंस, इंडिया। आधे दल तो परेशान है इनसे, छोड़ के भाग रहे हैं। आप देखो, अगर यही हालत रही तो इंडिया अलायंस टूटेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये हालत रही, ढंग से लोगों से बात नहीं करी, लोग सम्मान और स्वाभिमान चाहते हैं, अगर लगा तो लोग इनको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे और ये पहले की तरफ खुश हो जाएंगे बाद में वापस। तो आपको ये लगता नहीं है कि आपका इस्तेमाल करके और इन्होंने, विपक्ष ने बीजेपी को हराया? और क्योंकि खींवसर का जब विधानसभा सीट पर उपचुनाव, मेरा इस्तेमाल बीजेपी ने पहले किया और अभी बार कांग्रेस ने किया, कांग्रेस दोनों बार इस्तेमाल ही किया। और इस्तेमाल ही होता है क्योंकि राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी लोगों का माइंड सेट है, एक रोटी इसको इधर सेक लो और पलट के इधर सेक लो, तो ये माइंड सेट कांग्रेस बीजेपी है। हम ये चाहते हैं कि माइंड सेट की जो है ना, इसको संघर्ष करके ये नौजवान कर सकता है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रांत है राजस्थान, यहाँ कभी रहा नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह 3-3, 4-4 पार्टियां बनी, सत्ता में आई, कोशिश कर रहे हैं, परिणाम जरूर आएगा, निश्चित रूप से परिणाम होगा। 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
बड़ी ताकत बन के राजस्थान के अंदर अच्छी सीटें लेगी अपने दम पर। बेनीवाल जी, उससे पहले लेकिन स्थानीय निकायों के और पंचायत चुनाव हैं, उसको लेकर के आपके आरएलपी का क्या? चुनाव पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव पिछली बार भी हम लड़े थे, 5 प्रधान मेरे बने थे, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी है। ये चुनाव हम सारे लड़ेंगे और इसमें कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर कोई दल जहां मजबूत है उससे अगर कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता पड़े तो उनसे समझौते के लिए भी दरवाजे खोलें। हम चाहते हैं कांग्रेस भाजपा को रोकें राजस्थान के अंदर। तो आपका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, तो फिर आरएलपी किस तरह से अलग है? आरएलपी तो बनी 18 के अंदर है साहब। आरएलपी का गठन ही हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, सशक्त लोकायुक्त, किसान, जवान, इनको लेकर एक नई व्यवस्था, जहां थाने तहसील में जाए तो उसका मान सम्मान हो, एक बच्चों को रोजगार, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसान खुशहाल हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो, जो दलितों पे, महिलाओं पर अत्याचार हो राजस्थान के अंदर। तो आरएलपी का गठन व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही किया था। व्यवस्था परिवर्तन करते हुए लंबा समय लग सकता। अंग्रेज आए थे, 150 साल राज कर गए, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, तब देश आजाद हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार में आ ही गया, लेकिन मैंने दिल्ली तक आवाज पहुंचा दी कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा एक दल है, उसका नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके साथ लाखों लोग हैं और उस जवानों के अंदर उस पार्टी की जबरदस्त दीवानगी है। और वो पार्टी राजस्थान ही नहीं, देश के युवा, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे सेना को जब ठेके पे दिया अग्निवीर का मामला हो, किसान बिल हो, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता से अगर उन मामलों का विरोध किया तो नागौर के सांसद और आरएलपी पार्टी ने लोकसभा का मंच हो चाहे सड़क, हमेशा युवाओं की लड़ाई जोरदार लड़ी और उसका परिणाम युवा निश्चित रूप से 28 के अंदर ताकत दिखाएंगे। आरएलपी के साथ में बेनीवाल जी, एक जो हम बार बार देखते हैं कि आपके साथ युवा बहुत बड़ी तादाद में जुड़ता है, आता है, लेकिन आखिर में करता धरता अकेले आप हैं, मास लीडर आप अकेले हैं, तो सब सीधे आता है, तो ये आपके मैनेजमेंट पे असर डालता होगा। तो राजस्थान में कौन सा नेता या कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आप मास लीडर मानते हैं? क्योंकि आप कईयों को आप नाम लेकर के कह चुके हैं कि आइए मेरे साथ आ जाइए, हम राजस्थान को मास लीडर देखिए, जो जनता के नेता है ना, उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जनता उनके साथ है। सचिन पायलट, वो लीडर है, खुद के दम पे वो प्रयास नहीं कर रहा, समय निकल जाएगा। ऐसे किरोड़ी बैंसला जी थे, स्वर्गीय किरोड़ी बैंसला, जो मेरे बहुत ज़्यादा, मेरा उनका वो था, मैं बहुत सम्मान करता था उनको। किस तरह उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, सड़कों पे गुजर, शहीद गुजरों की लाश थी, फिर भी व्यक्ति लड़ा, मास लीडर था। मास लीडर पहले भी बहुत से हुए राजस्थान के अंदर। और अभी जो लीडर है राजकुमार, जो बीजेपी पार्टी के हैं जी, इनको हम चाहते हैं कि ये हमारे, अब अभी बाकी जिनके नाम ले, डॉक्टर साहब लोग बीजेपी में, सचिन पायलट कांग्रेस के नेता है, तो इनका तो अलग, अब आगे का क्या रहता हो तो ये जाना है। लेकिन अभी राजकुमार रोत, आरएलपी बीजेपी भी अगर अलायंस करती है तो निश्चित रूप से उनका भी कई जिलों में अच्छा प्रभाव है और मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मास लीडर वो होता है जिसके पीछे अपने दमखम पे लोग आ जाते हैं, जिसके झंडे के साथ लोग आ जाते हैं। तो आप फिर अभी इस वक्त इस पॉलिटिकल सिनेरियो में आरएलपी के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? तो दोनों ही हैं हमारे, तो दोनों ही रहेंगे। सुनो, जब इनको जरूरत होगा, मुझे मारना होगा, तो दोनों एक हो जाएंगे। जिस तरह खेमसर के बाई इलेक्शन में ये रात को एक हो गए थे। कोशिश कर रही है, इनको कोई कमी नहीं मिल रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो हथियार तक, जो एक एमपी के एमएलए का हथियार होता है, वो भी थानों के अंदर पड़ा है, जब्त हो गए थे, गड़ गए, मैंने उठाए नहीं, वापिस लिए ही नहीं। ये ओछी मानसिकता इन लोगों की, संकीर्ण मानसिकता। अब चूंकि 90% चोरी चकारी उसके अंदर हो गए, व्यापारी हो गए, सेवा करने के लिए आते हैं लोग राजनीति के अंदर। नए नए बच्चों को देखता हूँ, पहली बार एमएलए बनता है, फ्लैट, बड़ी गाड़ियां, डिफेंडर, बोलो, हाँ तो करते हैं, उनकी इच्छा होती है। तो जो व्यापार करेगा वो सेवा नहीं कर पाएगा, और इसीलिए नेताओं, कई नेताओं से मेरा बैठता नहीं मामला, वो इस मामले में आके खटपट हो जाते हैं। अच्छा बेनीवाल जी, अभी जितने भी कुछ नए नेता आ रहे हैं, डिफेंडर का बड़ा एक टशन दिखाते हैं, आपको नहीं लगता कि आप भी कभी डिफेंडर में हो? नहीं, अभी स्थितियां नहीं है ना, हम तो इस पार्टी को लेके कैसे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक सूची जारी हुई जिसमें किस पार्टी के पास कितना पैसा, हमारे पास 10 रुपये नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्टों का भी नाम आया। इलेक्टोरल बॉन्ड हमने देखा ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसा होता है। तो देखिए, आर्थिक जो युग है, इसमें पार्टी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जीरो है, कुछ भी नहीं।
हम 100% जो आता है उसकी मदद करते हैं, और इसीलिए अमित शाह मोदी से लड़ रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत वसुंधरा भजनलाल से लड़ते नजर आए। 3 मुख्यमंत्रियों से लगातार कोई लड़ता रहा। लोग मेरे पे कई आरोप लगते हैं अशोक गहलोत हनुमान जी को सपोर्ट करते हैं। अशोक गहलोत के बेटे को मैंने हराया था, और 3.5 साल उन्होंने मेरा कितना विरोध किया व्यक्तिगत, वो मैं जानता हूँ इस मामले को। लोगों को पता नहीं, लोग तो आजकल क्या कि चाहे जो बयान देते थे, हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप ये बताएं, जो मेरे स्पीच होते हैं कि नशे से दूर रहना है, गाड़ी धीरे चलानी है, ये इसलिए इन पार्टी दूसरे पार्टी के जो नेता इनको जलन होती है, यार इसके 47 डिग्री तापमान पे लाख लोग कैसे आ जाते हैं, हमारे तो 200 आदमी नहीं आते। ये तकलीफ बहुत से नेताओं को देश में भी है और प्रदेश के अंदर भी है कि भाई इनकी पॉपुलरिटी क्यों। ये नहीं सोचते कि 2003 में अगर मैं वसुंधरा जी से बात कर लेता तो मैं मिनिस्टर बन जाता। आज मैं पाड़ा बदल के फिर बन जाता 13 पाड़ा, फिर जैसे लोग करते हैं, पाड़े बदलते हैं आते हैं, पाड़े बदलते हैं आते हैं, और उनको जगह भी मिल जाती है। आज बंगाल के अंदर जो सीएम है वो बीजेपी का थोड़ी है, जो टीएमसी से टूट के आया। बहुत से ऐसी जगह, असम ऐसे ही चेंज करते हैं, सब करते हैं। इनकी कोई वो नहीं होती कि इनका कोई सिद्धांत। मैं रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, सिद्धांत आदर्श, और सरकारें गिराने में कितना 22-23 सरकार गिरा दी देश के अंदर। बताओ, चुनी हुई सरकारों को गिराना ये सिद्धांत नहीं होता। तो ये फिर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कोई ज्यादा अंतर मुझे नजर नहीं आया। वोट के लिए जरूर ये बयानबाजियां करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष अंतर इन दोनों पार्टियों के अंदर होगा। बेनीवाल, जब फिर आगे बात करते हैं 2028-29 की, अभी अब है कि एक ये परसेप्शन है संघर्ष का नाम हनुमान बेनीवाल। 2028-29 में आप खुद को कहाँ देखते हैं, एक सांसद के तौर पर, एक सीएम फेस, या फिर एक ऐसा संघर्ष करने वाला आंदोलनकारी नेता जो आम आदमी के मुद्दे और उसके हक के लिए सरकारों से, सत्ता से, सिस्टम से लड़ता है? देखिए, वो तो मेरी रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा लड़ता ही रहा आंदोलनकारी नेता के रूप में, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज का जमाना हो, अभी लगातार जो 20-25 साल का समय निकला, रैलियां, आंदोलन। लेकिन मेरे आंदोलनों की एक खासियत रही कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर कभी बिगड़ने नहीं दिया। 5 लाख लोगों में भी लॉ एंड ऑर्डर रखा। आगे 28 के अंदर हमारी पार्टी मजबूती से राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। मैंने आपको फिर बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल होंगे, हमें लगेगा कि इनको हम साथ जोड़ने से इनको रोक सकते हैं, तो उन लोगों के साथ हम अलायंस भी करेंगे। और 28 अच्छा होगा, इतना ही मैं आपको बता सकता हूं कि 28 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अच्छी सीटें जीतेगी राजस्थान के अंदर, और 28 के बाद 29 आएगा, तब लोकसभा के अंदर फिर मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे। फिर 28 के बाद ही 29 में तय होगा कि 29 के अंदर क्या होगा। अब क्या अपनी पार्टी आरएलपी का विस्तार आप राजस्थान से बाहर भी करना चाह रहे हैं? अभी मेरी इच्छा है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलपी को चुनाव लड़ाऊं। पंजाब का चुनाव है, इसमें आरएलपी चुनाव लड़े। जहां हमारे बहुत से लोग राजस्थान, हरियाणा, यूपी के लोग प्रवासी गोवा के अंदर है, प्रयास करूंगा मैं कि एक बार टटोल रहा हूं कि वहां चुनाव, बाकी यूपी और पंजाब, यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उत्तराखंड, या 3 जगह तो हम तय रूप से चुनाव लड़ेंगे, और इसकी तैयारी भी हमने चालू कर दी। बेनीवाल जी, एक पर्सनल सा सवाल है कि लोग कहते हैं कि आपका गुस्सा आपकी एक पहचान बना हुआ है, तो आपको ये डर नहीं लगता ये कभी कि लोग आपको मुद्दों से ज्यादा आपके तेवर और आपके गुस्से की वजह से याद करने लगे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सुनो, गुस्सा उसी आदमी को आता जो ईमानदार हो, जो लड़ता हो। उसको लगता है यार मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, लंबा समय हो गया। फिर एक आदमी की उम्र 200 साल तो नहीं होती, 100 साल नहीं होती, उसको लगता है मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं उनको मैं समझदार कब बनाऊंगा। तो परिवार के अंदर भी देखो, जो परिवार का मुखिया होता है उसको गुस्सा आता है कि काम सही क्यों नहीं हो रहा, गलत क्यों, तो चिंता करता है। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं चाहता हूं नौजवान मेरे साथ जुड़े और कुछ ठीक हो, और मैं सेकंड लीडरशिप तैयार करूं, मैं नए विधायक बनाऊं, नए सांसद बनाऊं, मैं चाहता हूं। तो जब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, वैसे मैंने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया, आप लंबे समय से देख रहे हो। पहले ज्यादा आता था और आजकल बिल्कुल गुस्सा कम कर दिया, क्योंकि अब लोगों को और ज्यादा समझाने से ही होगा, गुस्से से काम नहीं चलने वाला। लेकिन भ्रष्टाचारी अपराधी ये हमें कहीं दिखते हैं तो इनके खिलाफ मेरा गुस्सा वैसे वैसे रहता, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ। और आपकी जो कई बार टिप्पणियां, कमेंट्स, जो वैचारिक जो भाषा से हमले होते हैं वो भी कई बार बहुत तीखे होते हैं, तो आपको ये कभी लगता है क्या कि आपकी जो जुबान है इसकी वजह से कभी कोई राजनीति में आपको नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुझे।
वसुंधरा जी के खिलाफ जो व्यक्तिगत झगड़े हुए मेरा आरोप, किसी की हिम्मत तो नहीं थी वसुंधरा कहने की हिम्मत नहीं थी। वसुंधरा जी तो छोड़ो, वसुंधरा नहीं कहते थे। मैं कांग्रेस के नेताओं को देखता था। 2013 में जब मैं एमएलए बन के आया तो जब वसुंधरा विधानसभा के अंदर आती थी तो कांग्रेस के 21 में से 16-17 विधायक वसुंधरा के पेट छूते थे जाके, मैडम 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 दिखने को हम हैं या चिंता मत करो हम आपके ही हैं सब कुछ। तो मैंने वसुंधरा जी का वो खौफ देखा राजस्थान के अंदर, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं इसी हिसाब से लड़ता रहा। जो मैं हमले उन पर करता था उससे ज़्यादा गुस्सा होती थी। आज के सीएम भी आप देख लो, जब मैं हमले करता हूँ गुस्सा होता तो निश्चित रूप से नुकसान तो कहीं ना कहीं तो उठाना ही पड़ेगा। और अगर हम नुकसान और फायदे का सोच लें फिर राजनीति से हट जाओ, किसी पार्टी में चले जाओ, फिर नई पार्टी क्यों। तो व्यवस्था परिवर्तन और सच बात कहने का नाम ही हनुमान बेनीवाल है, जो किसी से नहीं डरता। लेकिन आप देखिए दूसरी पार्टियों के मिनिस्टरों को, अभी सत्ता पक्ष मिनिस्टर तो गाली गलौज कर रहा था। हम कम से कम गाली गलौज तो नहीं कर रहे। उससे में किसी को कह दिया, कुछ ऐसा व्यंग्यात्मक बात हो गई, किसी को नाम दे दिया, किसी को उपनाम दे दिया, ये जरूर हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। अब जब बहराना दाम का आंदोलन था, रात को भी 30,000 लोग थे, दिन में 1,00,000-1.5 लाख लोग थे। सुबह ईद का त्यौहार था जयपुर में। मुझे पता था सरकारी जाति के हनुमान के लोग जयपुर में आए, छोटी मोटी बात हो, हिंसा बढ़ के इन पर कार्रवाई करें और बदनामी हनुमान बेनीवाल की करा दें। क्योंकि बड़ा त्यौहार था ईद का, इसलिए मैंने रात को 2 बजे, और आपने देखा होगा कलेक्टर आईजी कहाँ बैठे थे, बोनट पे। मेरा ये नहीं है कि इसी मंत्री से बात करूं, ये करूं, बस अपना जो मकसद है उस तक हम कैसे पहुंचे। फिर साधु संत मेरे पास आए। साधु संतों का साहब सीएम साहब कह रहे हैं कि हनुमान को छोड़ के अलग से बात करो और मेरी तारीफ करो। मैंने कहा अगर आपको सीएम की तारीफ करने से रिको हटता है, विश्व हिंदू परिषद वाले भी साथ हैं, मैंने कहा आप जाके उनके कार्यक्रम कर लो। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं साधु संतों के यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया। जब उन्हें तपते देखा, समाधि लेने की बात की, दादू पंथियों का बहुत बड़ा प्रभाव राजस्थान के अंदर है। साधु संत भी एक हमारे समाज का संस्कृति का हिस्सा है। उन्हें तकलीफ में देखेंगे तो हर किसी को चिंता होगी, यार साधु कैसे बैठा है। तो मैं उनके लिए लड़ा, कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं लड़ा। मैंने उनको कहा कि आप आराम से जाके, क्योंकि रिको भी कैंसिल सरकार करेगी, आप बात करिए उनकी। उन्होंने बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी, कई साधुओं ने सीएम की तारीफ भी करी थी। तो मैं कोई साधु से नाराज थोड़ी हूँ। मैंने बहराना का जो आंदोलन हाथ में लिया, जब भी साधु मुझे पुकारेंगे मैं वापस उनके साथ खड़ा मिलूंगा। बेनीवाल जी, अपनी इस पॉलिटिकल जर्नी में आपने कहा कि आपकी जुबान की वजह से आपको नुकसान भी हुए हैं। कोई एक ऐसा फैसला जो आपने लिया हो जिसे आज आप बदलना चाहते हो कि यार वो फैसला? अब तो मैं बदलना चाहता ही नहीं कुछ जी। हम तो आगे चले गए इन चीज़ों से। अब तो इसी स्पीड से चलेंगे। जो मेन हमारा है, हम भी नहीं चाहते कि व्यक्तिगत किसी का दिल दुखाए। और एक बात मैं बार बार जब कहता हूँ, देखो मेरे जैसा व्यक्ति कमरे में अगर पूछोगे, लोग क्या है, कलयुग है ये, लोग काम भी करा लेंगे, बाहर जाकर मना कर देंगे। मैंने बहुत से बड़े बड़े नेताओं की मदद की, एक कप चाय भी नहीं पी किसी से। किसी ने कह दिया साहब आप अगर चुनाव लड़ाओगे मेरी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, मैं तो वैसे ही मरा हुआ, ठीक है मैं नहीं लड़ाऊंगा, मेरी सीट तो नहीं जीत रही। मैं कहीं 15,000 वोट लेता, कहीं 20,000, लेकिन मैंने बहुत मदद की लोगों की, बहुत मदद की। और इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है कि जिनकी ज़्यादा मदद की वो ज़्यादा खुल के मेरे सामने आए और मुझे बर्बाद करने के अंदर उन्होंने विशेष भूमिका निभाई। वो सारा भी याद है मुझे कि कौन कौन लोग मतलब मदद करने के बाद भी वो दोहरे चरित्र के लोग हैं, और दोहरे चरित्र के लोगों के साथ हमारी कभी नहीं बैठती। बेनीवाल जी, अगर मान लीजिए कि 10 साल बाद आपकी राजनीति पर अगर कोई फिल्म बनाए तो क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए? देखिए 10 साल का छोड़ो, अब तो 28 के अंदर हम सत्ता के अंदर होंगे, और आज हो गया 26, तो 36 में फिल्म बनेगी। तो 28 के अंदर जब हम सत्ता में होंगे, ऐसे काम हम इस राजस्थान में कर जाएंगे कि फिर आप लोग तय करोगे कि क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए और इस खास मुलाकात में आने के लिए बेनीवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, आप हमेशा युवाओं का राजस्थान। तो ये थी खास मुलाकात आज। इसमें बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।